हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर। इस वीडियो में मैं कोप सम्मेलन के बारे में आपको बताने वाला हूं। वर्तमान में स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में कोप 26 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोप क्या है, कोप कैसे बना, UNFCCC क्या है, कोप का महत्व क्या है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और प्रधानमंत्री ने कोप 26 सम्मेलन में जो भाषण दिया है उसका पूरा विश्लेषण इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। तो आप इसको पूरे अच्छे तरीके से देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोप 26 का सम्मेलन ग्लासगो में हो रहा है 1 नवंबर से 12 नवंबर तक और इटली के पार्टनरशिप में हो रहा है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए दुनिया के करीब 200 देश स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट में सुरक्षित भविष्य पर मंथन के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसका आयोजन 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसको 1 साल देर से आयोजित किया जा रहा है। कोप क्या है? कोप का पूरा नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है। और यह UNFCCC के अंतर्गत आता है, जिसका गठन 1994 में किया गया था। UNFCCC की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है उसकी सांद्रता को स्थिर करना है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, जलवायु में परिवर्तन होगा, पृथ्वी को इससे खतरा है। और अगर हमें पृथ्वी को बचाना है, अपने जीवन को बचाना है, तो ग्रीन हाउस गैस के सांद्रता को स्थिर रखना होगा। UNFCCC इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और इसका सचिवालय बॉन जर्मनी में है। ठीक है। इसके कार्यकारी सचिव वर्तमान में है पेट्रिसिया एस्पिनोसा। अब चूंकि कोप 26 के बारे में आपने जान लिया, कोप के बारे में भी जान लिया कि कोप क्या है, अब ये जानते हैं कि कोप का इतिहास क्या है, कोप बना कैसे। तो जलवायु परिवर्तन, मैंने बताया कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, औद्योगिक कार्रवाइयों से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, उससे जलवायु परिवर्तन का खतरा है। और जलवायु परिवर्तन के खतरे के बाद उसका जो दुष्प्रभाव होगा, पृथ्वी का जीवन संकट में आएगा। इन सभी समस्याओं को लेकर 3 दशक पहले ही चर्चा शुरू हो गई थी। उसी चर्चा का हिस्सा था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और वहीं पर UNFCCC की नींव पड़ी। नींव तो उसी समय पड़ गई थी, लेकिन यह प्रभाव में आया 1994 में। UNFCCC का ही जो मीटिंग होता है उसको कोप कहा जाता है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो में, ब्राजील का रियो डी जेनेरो में। 1994 में UNFCCC प्रभाव में आया और 1995 से प्रति वर्ष 1995 से कोप का आयोजन होने लगा। तो अभी जो कोप 26 का आयोजन हो रहा है, तो कोप 26 का मतलब है कि इस बार कोप का 26वां बैठक हो रहा है। पहला बैठक कब हुआ था? 1995 में। ठीक है। अब इसका जगह कैसे निर्धारित होता है? तो UNFCCC का सचिवालय है बॉन जर्मनी में। सामान्यतः बैठक वहीं होती है, लेकिन अगर कोई देश इच्छा जाहिर करता है कि इस साल बैठक हमारे देश में हो तो वहाँ होगा। अगर कोई देश इच्छा जाहिर नहीं करता है तो वह जो सचिवालय है जर्मनी के बॉन में, वहीं पे होता है। अब हम महत्वपूर्ण कोप सम्मेलन का चर्चा कर लेते हैं। 2-3 कोप सम्मेलन जो वह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और वो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहला कोप सम्मेलन तो आप जान गए कि 1995 में हुआ था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कोप सम्मेलन है वो कोप 3 है। ठीक है। और कोप 3 का आयोजन हुआ था 1997 में और इसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में सीधा प्रश्न बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था। ठीक है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। जापान के क्योटो में 1997 में कोप 3 की बैठक हुई, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता व्यक्त की गई। दूसरा प्रश्न का उत्तर मिला यहाँ पर कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्लोबल वार्मिंग से है। ये 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने पर बात की गई इस बैठक में। इसी बैठक में पहली बार देशों में उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य तय किए गए। उत्सर्जन किसका कम करना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा हो, उसको कम करना है। लेकिन इसमें विकासशील देशों को छूट दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण सम्मेलन हो जाता है कोप 15, जो कि 2009 में आयोजित होता है।
डेनमार्क के कोपनहेगन में आयोजित होता है। और इस बैठक में विकसित देश 2020 से गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में मदद के लिए सालाना 100 अरब डॉलर की मदद देने पर सहमत हुए। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी विकसित देश हैं वो गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में जो भी उपाय किए जाएंगे उसके लिए वह मदद देगा। कितना देगा? 100 अरब डॉलर देगा। और कब से देगा? 2020 से देगा। ठीक है, चूंकि गरीब देश अपने खुद की जनसंख्या के लिए सही से व्यवस्था नहीं कर पाता है तो वह जलवायु परिवर्तन के खतरों से कैसे निपटेगा। तो इसी पर चर्चा की गई कि जब तक सभी देश विश्व के इसमें भागीदार नहीं होंगे तो जलवायु परिवर्तन से कैसे निपटा जाएगा। सिर्फ विकसित देश और विकासशील देश अगर इससे लड़ेंगे तो वो तो संभव नहीं है कि जलवायु परिवर्तन को रोका जाए। गरीब देशों को भी इसमें शामिल करना होगा। तो इसी कड़ी में गरीब देशों को शामिल किया गया और उसको मदद देने की भी बात कही गई, क्योंकि बिना मदद के वह इस खतरे से नहीं निपट सकता है। कोप 21, जिसको कि पेरिस समझौता भी कहा जाता है। परीक्षा में सीधा प्रश्न बनता है, पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। क्योटो प्रोटोकॉल में 2 प्रश्न बने थे कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। यहाँ भी प्रश्न बनता है पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में। पेरिस समझौता का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से। अब इस समझौता में क्या हुआ? इस समझौता में सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। क्या हस्ताक्षर किए? उन्होंने सभी देशों ने इस बात पर सहमति बनाई कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को औद्योगिक काल से पहले के औसत तापमान की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से कम पर रोकने के लिए साझा प्रयास किए जाएंगे। यह भी पॉइंट ध्यान रखना है, परीक्षा में प्रश्न बनेगा कि पेरिस समझौता में वैश्विक तापमान को कितना डिग्री सेल्सियस से कम पर रोकने के लिए देशों के बीच सहमति बनी। तो 2 डिग्री सेल्सियस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कोप 26 में हुआ। उन्होंने जो भी बातें कही वे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने जलवायु परिवर्तन को रोकने में भारत के जो भी उपाय हैं और जो भी लक्ष्य हैं उन सभी को कोप 26 में रखा। ये सभी बातें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके जानना शुरू करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और वो कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भारत के अभूतपूर्व ट्रैक रिकॉर्ड को पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान बताया कि भारत कैसे कार्बन के उत्सर्जन को कम करने की दिशा में अपना प्रयास कर रहा है। उस प्रयास में उन्होंने क्या क्या किया, इस रिकॉर्ड को उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ बताया, उन्होंने 5 लक्ष्य भारत के निर्धारित किए, जिसे उन्होंने पंचामृत के नाम से पेश किया। मैं भारत के अभूतपूर्व रिकॉर्ड और पंचामृत को एक एक करके आपको समझाने वाला हूं, और ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी सीधे प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, इसलिए आपको इसको याद रखना जरूरी है। भारत की आबादी विश्व की आबादी का 17% है, लेकिन उन्होंने कहा कि विश्व का केवल 5% ही हम उत्सर्जन करते हैं, जबकि हमारी आबादी 17% है। भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में 4थे स्थान पे है। भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नरेंद्र मोदी ने ही पहल की थी। इसका मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। आपदा प्रतिरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक गठबंधन बनाया। तो ये थे भारत के अभूतपूर्व प्रयास जो कि भारत अभी कर रहा है, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास का मंत्र दिया। उन्होंने लाइफ को अलग तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने कहा लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। LI से लाइफ स्टाइल, F से फॉर और E से इन्वायरमेंट। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोप 26 में जो भारत का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसे उन्होंने पंचामृत के नाम से पेश किया, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 5 लक्ष्य निर्धारित किए। 5 में से 4 लक्ष्य 2030 तक पूरा करना है और 1 लक्ष्य जो है 2070 को पूरा करना है। तो याद करने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा को 500 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा। गैर जीवाश्म ऊर्जा में क्या क्या आता है? सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है और वाटर एनर्जी, यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एनर्जी बनती है। इन सभी
ऊर्जाओं के निर्माण में बढ़ोतरी की जाएगी और उसे 500 गीगावाट तक पहुंचाया जाएगा। दो चीज़ याद रखना है, कब कब तक किया जाएगा और कितना किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरतों को अक्षय ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा जिसका क्षय नहीं होता है, जिसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पानी से बनी ऊर्जा हो गया, ये सभी अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2030 तक हम देश में उपयोग होने वाले 50% ऊर्जाओं को अक्षय ऊर्जा से पूरा करेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की कमी करेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की कमी करेगा। मतलब कार्बन जिस भी जगह उत्सर्जित हो रहा है, जिस भी काम में, वहां पर हम अक्षय ऊर्जा को लाएंगे, तभी तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कितना कम होगा? 1 बिलियन टन। चौथा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2030 तक कार्बन की तीव्रता को 45% से भी कम करेंगे। कार्बन की तीव्रता क्या है? कार्बन की तीव्रता का तात्पर्य है कि 1 यूनिट बिजली बनाने में जितने ग्राम कार्बन की आवश्यकता होती है उसे हम कार्बन की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए 1 यूनिट बिजली बनाने में 100 ग्राम कार्बन की आवश्यकता हुई, तो प्रधानमंत्री का यही कहना है कि हम इसे 2030 तक घटाकर 45% कम कर देंगे। यानी कि अभी जहां 100 ग्राम लग रहा है वहां हम 55 ग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। और अंतिम जो लक्ष्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। नेट जीरो का मतलब क्या हुआ कि हम जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के उपाय करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमने मान लिया कि 10 रुपया मैंने किसी को दिया, आपने 10 रुपया किसी मित्र को दिया और आपके मित्र ने भी आपको 10 रुपया दिया, ये हुआ नेट जीरो। आपने भी उसे 10 रुपया दे दिया और आपके मित्र ने भी आपको 10 रुपया दे दिया, तो दोनों के बीच कोई कर्जा बचा नहीं। इसी को कहते हैं नेट जीरो। यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि 2070 तक हम जितना भी कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना हम कार्बन को एब्जॉर्ब भी कर लेंगे अपने प्रयासों से। देखिए, इसको याद करना बहुत ही आसान है। पहले जो 4 हैं वो सभी 2030 तक निर्धारित हैं और अंतिम 2070 तक है, ठीक है। बस आपको याद क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो डाटा दिया हुआ है कि 500 गीगावाट, 50%, 1 बिलियन टन और 45%, अगर 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाएगा 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा भारत। ये यहाँ पर कार्बन इंटेंसिटी और नेट जीरो का मतलब मैंने बता दिया है। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। COP26 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर करने पर माफी मांगी। मामला क्या था? जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था उससे उन्होंने अमेरिका को बाहर कर लिया। तो इस गलती के लिए वर्तमान में जो राष्ट्रपति बाइडेन बने, नए राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने माफ़ी मांगी है। अमेरिका फिर से पेरिस समझौते पर शामिल हो गया है और बाहर होने के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुआ? ब्रिटेन ने वनो उन्मूलन घोषणा पत्र, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटेन ने एक घोषणा पत्र लाया और उन्होंने कहा कि 2030 तक सभी देश वनों की कटाई पर रोक लगाएंगे। यह घोषणा पत्र लाया ब्रिटेन ने, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत ने कुछ व्यापारिक चिंताएं जताई हैं, इसके कारण भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। करीब 100 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। परीक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान के कोप सम्मेलन के अतिरिक्त 2 कोप सम्मेलन और आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहला वो जो कि इस कोप सम्मेलन से पहले हुआ, दूसरा वो जो इस कोप सम्मेलन के बाद होगा। अक्सर ये पूछा जाता है। तो 2019 में कोप 25 का आयोजन हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। अभी कोप 26 चल रहा है, तो पहले वाला आयोजन कहाँ हुआ था? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। कब हुआ था? 2019 में। और इसके बाद जो होगा यानी कोप 27 जो होगा वो 2022 में होगा। कहाँ होगा? मिस्र के शर्म अल शेख शहर में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है।
आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसको आपने समझ लिया होगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।